प्रोजेक्ट वर्क, खेल, रोल प्ले, मौखिक परीक्षण, क्विज एवं शार्ट टेस्ट इत्यादि के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना है। आपको प्रशिक्षण गतिविधि आधारित, ये जितनी बातें, पोर्टफोलियो, बच्चे के बारे में जानकारी, क्या करता है, कैसे पढ़ता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, सारी बातें आप जानते हैं। पोर्टफोलियो, उसको प्रोजेक्ट वर्क कुछ काम करने के लिए दें कि भाई आज आपको ये बना के लाना है, आज आपको ये करना है। खेल, गेम्स से भी टीचिंग होती है। रोल प्ले, आप सब समझते हैं, किसी बच्चे को कोई भूमिका देना। और इस तरीके से मतलब शुद्ध किताबी ज्ञान की बजाय हम उसे वास्तविक शिक्षण देने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। एक बात आपने स्पष्ट तौर से नोट की होगी कि FLN का प्रशिक्षण जो अभी ऑफलाइन मोड पे विकासखंड स्तर पे हुआ है, उसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही है। जिन विषयों को आपने पहले इस सत्र में और पहले सत्र में जो किए हैं, जो 12 कोर्स में, ये सारे कोर्स में ध्वनि जागरूकता की बात है, बहुभाषी शिक्षण की बात है, नई शिक्षा नीति के सारे बिंदुओं को पहले से ही समेटने की कोशिश पिछले विगत 2 साल से चल रही है। इस बार ऑफलाइन प्रशिक्षण हुआ है, लेकिन जो आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण जो अभी FLN के नाम से हुआ है, जिसमें 12 कोर्स है, इसमें उन्हीं बातों को सम्मिलित किया गया है जो कि हमारी नई शिक्षा नीति में अनुशंसित की गई है। तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरी बात, जो बहुभाषा शिक्षण की बात थी, यहाँ पर अपना कोर्स 7 आपने पूर्ण किया होगा। कोर्स 7 में बहुभाषी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंतर्गत ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि बच्चा अपने परिवेश से आता है। और हमारे यहाँ अभी जो नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, तो हमारा जो बच्चा पहली में भर्ती होने के लिए आता है, उसकी पृष्ठभूमि शून्य होती है। उसके पास न तो भाषा ज्ञान होता है, मानक भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे धार जिले के विशेष संदर्भ में बात करें तो हमारा जो है जिला 2 भागों में बटा हुआ है, मालवा और निमाड़। तो यहाँ पर जो एक क्षेत्र जो है हमारा, जो आसपास जो बदनावर ब्लॉक और धार ब्लॉक के आसपास के जो शालाएं हैं, यहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है। और जैसे ही हम धर्मपुरी मनावर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर निमाड़ी भाषा का प्रभाव स्पष्ट तौर से दिखाई देता है। हमारा जो बहुत सारा जो इलाका है, जो गुजरात से टच होता है, वहाँ की भाषा जो है आदिवासी, भीली, भिलाली भाषा भी वहाँ पर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो बच्चा जिस परिवेश से आता है, उस परिवेश की भाषा से बच्चे का सामंजस्य, जब मानक भाषा में हम पढ़ाते हैं, जैसे ही बच्चा शाला में आता है, तो हम उसे पाठ्य पुस्तक की भाषा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा उससे तालमेल नहीं बैठा पाता। उसी तालमेल को बिठाने के लिए ये कल्पना की गई है कि हम बच्चे को उसकी मातृभाषा से जोड़ते चले। जैसे मातृभाषा हमारी जो मध्य प्रदेश की समस्त मातृभाषा हिंदी मानी जाती है, तो ये जो भाषा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये बहुभाषी शब्द राष्ट्रीय स्तर का शब्द है, इसलिए हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बोलियां हैं, छोटी छोटी बोलियां हैं। बोलियों के संबंध में ये कहा जाता है कि बोली 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे पानी। अगर करीब 8 कोस पे हम चले जाते हैं, तो बोलने का ढंग बदल जाता है, कुछ नए भाषा में नए शब्द जुड़ जाते हैं, बोलने की टोन जुड़ जाती है। तो ये हमारी भाषा की एक प्रकृति है कि हर स्थान पर अपनी भाषा अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन उस प्रभाव से हम भाषा को, बच्चों को कैसे जोड़ सके, इसलिए ये बात की गई है। ये बोली वाली बात हो रही है इसके। तो आपके डही की जो शिक्षक हैं, या फिर हमारे जो निसरपुर कुक्षी तक के शिक्षक है, यहाँ पर जो है भिली भिलाली का प्रभाव ज़्यादा है। हमारे धर्मपुरी मनावर तरफ जो है, यहाँ पर निमाड़ी का प्रभाव है। हमारे जो धार और बदनावर धार ब्लॉक के अस्तेला ब्लॉक है, यहाँ पर मालवी का प्रभाव है। तो ये शिक्षक का कौशल इतना होना चाहिए कि वो अपनी भाषा के माध्यम से बच्चों को जोड़ सके। हमारा जो है अपना एक कोई पाली जो कोई कहानी है, गिलहरी की कहानी, आप पूरी कहानी सुना दीजिए, अगर बच्चे को गिलहरी शब्द का ज्ञान नहीं है, तो वो आप बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो गिलहरी जो हमारे इधर तालुड़ी शब्द प्रचलित है, निमाड़ में बुटई बोलते हैं, अगर खरगोश को ससा बोलते हैं, ससलिया बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम बच्चों को एक बार अगर संदर्भ से जोड़ दें, तो बच्चों को हम उसको भाषा के शिक्षण करा सकते हैं। तो हमारी कुछ कविताओं में कुछ शब्द आते हैं, हमारी कहानियों में कुछ शब्द आते हैं, या हमारी पाठ्यपुस्तक में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसको बच्चों को सीखने समझने में कठिनाई आती है। तो बहुत सारी बातें चित्रों के माध्यम से बताई जा सकती है। और यही बात पुष्कर पाटीदार ने जो बात की है, उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं,
कोर्स तो सभी ने पूर्ण किए हैं, लेकिन उन्होंने कोर्स को पढ़ा है, समझा है और अपने बच्चों को बहुभाषी शिक्षण या उनकी क्षेत्रीय भाषा, बाघ क्षेत्र की जो भाषा, उससे जोड़ने की कोशिश की है। उसका और कुछ बात करनी हो तो कुछ कोई छूट गया हो तो आप अपना बिंदु पूरा कर लें बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में। पुष्कर। जी सर। जो यहाँ की मिली भाषा है वो, तो मैं भी था वो भाषा हूँ कि मैं जो हिंदी भाषा बच्चों को सिखाना चाहता हूँ या अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहता हूँ, तो वो दोनों ही भाषाएं जब तक बच्चा जिस भाषा में बोलता है या समझता है वो भाषा हम नहीं सीख पाएंगे, उसका प्रयोग हम जब तक नहीं करवा पाएंगे स्कूल में, तब तक उनको आगे उन भाषाओं से नहीं जोड़ सकते। क्योंकि आपने कुछ भी अगर स्कूल में जाकर बोला आप अपना नाम बताइए, तो बच्चे के लिए वो बहुत ही अटपटा है या उसको समझ में नहीं आया कि आपने क्या प्रश्न उससे किया है, तो वो असहज महसूस करेगा, आपसे जुड़ नहीं पाएगा। तो मैंने बच्चों को जोड़ने के लिए मैं खुद प्रयास करता हूँ कि जब मैं विद्यालय में होता हूँ कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ, तो अधिकतर उनकी भाषा का मिक्स प्रयोग करता हूँ जिसमें हिंदी भी रहती है। बहुत अच्छी बात है पुष्कर कि जितने भी कोर्स है ये केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करना या प्रमाण पत्र प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। परीक्षा पास करना तो बिल्कुल उद्देश्य ही नहीं। इसका पीछे उद्देश्य यही था कि हम जो कोर्स हम करते हैं उसकी जितनी भी सीख है उन सारी सीखों को विद्यालय तक ले जाए, बच्चों तक ले जाए और बच्चों को उसका लाभ मिले। आपने कोशिश की है, निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षकों ने जिसने कोर्स किया है उन्होंने भी इस प्रयास किया होगा कि बच्चों को स्थानीय भाषा से जोड़ने के पश्चात, क्योंकि हमारी स्थानीय भाषा में कई लोकगीत बिखरे हुए हैं, लोक कथाएं हैं और बच्चे जो है अपने निमाड़ खेते में जो गणगौर बनाते हैं या होली की जो गीत होते हैं या बहुत सारी कहानियां होती है या कुछ कथाएं होती है, धार्मिक कथाएं, उसमें भी आंचलिक भाषा का प्रयोग होता है। उस आंचलिक भाषा के प्रयोग को बच्चा का लगातार प्रयोग करते चलेंगे तो वो मानक भाषा से धीरे धीरे फैमिलियर उसको जो है समायोजित होता चलेगा। ये शुक्ला जी ने बात की थी, समावेशी की बात की थी। वो समावेश का मतलब यही है कि विद्यालय के वातावरण में अगर बच्चे को नया वातावरण लगेगा तो बच्चा उससे जुड़ नहीं पाएगा और बच्चों को ऐसा लगता है कि हम घर और स्कूल में ज़्यादा फर्क नहीं है, हमारी बोलचाल की भाषा वही है और अपनी बात को बच्चा शिक्षक तक पहुंचा पाता है, शिक्षक बच्चों तक पहुंचा पाता है। तो ये हमारा बहुभाषी शिक्षण का उद्देश्य पूरा होगा। फिर स्पष्ट कह दूं आपको कि बहुभाषी जो हमारी बांग्ला, तेलुगु, तमिल बोल उस भाषा से मतलब नहीं है। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बात की जा रही है उसको मातृभाषा, और मातृभाषा भी नहीं, पहली भाषा जो उसने परिवार में माँ से सीखी गई है, इसीलिए उसको L1 नाम दिया गया है कि पहली भाषा उन्होंने सीखी है। दूसरी मानक भाषा जो है वो विद्यालय में आने के बाद बच्चा पाठ्य पुस्तकों से सीखता है, शिक्षक से सीखता है या फिर उसके बाद अखबार में, टीवी में, रेडियो के माध्यम से सीखता है। तो ये हमारी थी कुछ कोर्स साथ की कुछ मुख्य बातें। अब हम बात करते हैं कोर्स क्रमांक 8 पे। आपने कोर्स क्रमांक 8 को पूर्ण किया है। कोर्स क्रमांक 8 में आपने देखा होगा कि ये सारी बातें हमारी जो सीखने के आकलन पे केंद्रित है, सीखने पे आकलन पे केंद्रित है। आकलन का मतलब समझते हैं आप लोग कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है, उसको हम किसी न किसी तरीके समझ पाए, बच्चों की कठिनाई को समझ पाए, ताकि बच्चे की प्रगति को हमारा आगे बढ़ाने में मदद हो सके। एक बात वो समझ लें स्पष्ट तौर से कि मूल्यांकन में क्या होता है, उस मूल्य का अंकन होता है। जो हम परीक्षा लेते हैं, जो हमने कक्षा में प्रश्न पत्र बांट दिए, बच्चों से कहा कि लिखो, गोला लगाओ, युक्त स्थान की पूर्ति करो, 5 शब्द लिखो, 5 वाक्य लिखो, और उसके बाद हमने निर्धारित कर दिया कि ये 5 नंबर का प्रश्न है, बच्चे ने 3 प्राप्त किए, 4 प्राप्त किए और हमने रिकॉर्ड शीट बना ली। ये कहलाता है मूल्यांकन। लेकिन उस मूल्यांकन में बच्चे की समस्त प्रतिभा, जिसको हम बहुमुखी प्रतिभा है, उसका आकलन हम बच्चे का नहीं कर पाते और इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि बच्चे की सही सही कठिनाई, भाषागत कठिनाई हो या संख्यात्मक कठिनाई हो, उसको जानने के लिए यदि हम कुछ करना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत आकलन बहुत आवश्यक है। तो आकलन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आकलन में क्या होता है, शिक्षक बच्चे की हर गतिविधि पे नजर रखता है। अगर बच्चा अपने बच्चों शिक्षकों के साथ है, अगर बच्चा अपने दोस्तों के साथ है, बच्चा यदि अपने परिवार के साथ है, तो बच्चे का व्यवहार किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने की आवश्यकता है। तो अगर दो बच्चे बात करते हैं, उन दो बच्चों की बातचीत को शिक्षक अगर ध्यान से देखता है तो ऐसा लगता है कि बच्चे में अभिव्यक्ति की क्षमता
किस तरीके से है, सही शब्दों का प्रयोग कर रहा है, सही शब्द को पकड़ पा रहा है या सही शब्द के अर्थ सुन पा रहा है। दूसरा, जो हम समूह गतिविधियां करवाते हैं, मान लीजिए हमने कुछ कार्ड गतिविधि करवाई, बच्चा खेल खेल में कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे का पार्टिसिपेंट, बच्चा किस उत्साह से भाग लेता है या बेमन से भाग लेता है या रुचि नहीं दिखाता है, तो ये सारी चीजें शिक्षक अगर ध्यान है, लिखा हुआ एक और शब्दों में लिखा हुआ एक और कोई वस्तु से समझ पाता है, इन सारी चीजों के आकलन को हमने रेखा सेट में किया है। तो ये कोर्स आप पहले ही कर चुके हैं, इसका व्यावहारिक कोर्स भी आप फेस टू फेस भी कर चुके हैं। तो ये आकलन की बहुत सारी विधियां होती है, जिसमें कि हम जोड़ी में अभ्यास वाली बात, कुछ छोटे समूह में अभ्यास, समूह में अभ्यास। अब हम कोई कविता करवाते हैं, हमने एक कविता की पंक्ति बोली, बच्चे ने उसको दोहरा दी, तो बच्चा सही उच्चारण के साथ दोहराता है, सही हाव भाव के साथ दोहराता है, अटक अटक के बात करता है या केवल हाव भाव करता है, बोलता नहीं है। ऐसी कई गतिविधियां, उसे 5-7 बिंदु हम देख सकते हैं, और उसकी बच्चे को पकड़ करके उसका ध्यान अलग से नोट करके बच्चे की क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो ये इसके सारे कोर्स में सीखने का आकलन जो है, उसके संबंध में बहुत सारी बातें थी जो कि आपने कोर्स 8 में की है। तो हमारे साथ है हमारे प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती उर्मिला मकवाना। इन्होंने विद्यालय में आकलन के संबंध में अपने कोर्स की सीख को अपने विद्यालयों तक ले गई है, और उन्होंने सीखने के आकलन के बहुत से नए नए तरीके भी खोजे हैं, और जो पारंपरिक तरीके हैं उसमें भी उन्होंने बच्चों की क्षमताओं को देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। तो मैं उर्मिला मकवाना से मैडम से चाहूँगा कि वे अपनी कोर्स की सीख को बच्चों तक ले जाए। तो मैडम मकवाना। हेलो और नमस्कार साथियों। मैं उर्मिला मकवाने। आज हम पाठ्यक्रम 8 के बारे में बात करेंगे, जो हमारा प्रशिक्षण 8 है, उसके बारे में बात करेंगे कि आकलन बच्चों का किस प्रकार से किया जाए, आकलन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके विषय में अभी जोशी जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं उनको हमको समय समय पर देखना है कि हमने जो बच्चों को सीख दी है वो बच्चों तक पहुंची है या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो चीज बच्चों को सिखाई है वो बच्चों तक पहुंची है या नहीं। उसको देखने के लिए हमें बच्चों का आकलन करना पड़ेगा। मूल्यांकन और आकलन अलग अलग चीजें हैं। किस प्रकार से, आपको सर ने ये भी बता दिया। हमने हमारी शाला में क्या किया कि कहानी की, मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए कि हमने कहानी के बारे में बात करी बच्चों से, तो बच्चों को एक कहानी की किताब है वो दिखाइए। तो कहानी की किताब पर जब बच्चों से बात की गई तो सबसे प्रथम में बच्चे ने देखा कि जो कहानी की किताब होती है उसका एक पृष्ठ भाग होता है, एक पृष्ठ भाग होता है, एक नीचे का भाग होता है। तो बच्चे को ये समझ में आता है किताब को देखकर कि किताब का एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक नीचे की सतह का एक कवर होता है। किताब को जब बच्चा खोलकर देखता है तो दिखता है कि उसमें कुछ मुद्रण है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ वर्ण है, वर्णों से कुछ शब्द बन रहे हैं और शब्दों से कुछ वाक्य बन रहे हैं। तो हमारा बच्चा चाहे वो बुक किताब को पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वो किताब को देखकर इतना समझ रहा है कि इसमें वर्ण है और वर्ण से शब्द बन रहे हैं और शब्द से पूरा वाक्य बन रहा है। तो हमने क्या करा कि हमारे बच्चे को पहले कहानी की एक पुस्तक पढ़ाई, जो हमारे पास शालाओं में उपलब्ध है, बहुत सारी है पाठ्य पुस्तक जो पुस्तकालयों में है। हमने बच्चों को पहले वो पढ़ाई, ठीक है, कहानी सुनाई। बच्चे से हमने पूछा कि क्या आपने ये कहानी की किताब पढ़ी है। तो बच्चे को कहानी, चूंकि हमने सुनाई है शिक्षक ने और बच्चे ने वो कहानी सुनी है, तो बच्चे का जवाब होता है कि हाँ मैंने ये कहानी की किताब पढ़ी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने पढ़ी, और वाकई में जब उसने चित्र सहित पढ़ी है तो उसको हम पढ़ने में ही शामिल करेंगे। उसके पश्चात हम बच्चे से पूछेंगे कि क्या तुम हमको इसका पृष्ठ भाग बता सकते हो,
क्या तुम इसको ऊपरी हिस्सा हमको बता सकते हो कि कौन सा है? तो वो बिल्कुल बताएगा। निचला हिस्सा कौन सा है बता सकते हो? तो वो बताएगा। इसके बाद में वो किताब में ये भी देख के बताएगा। हम उससे पूछेंगे कि क्या किताब के अंदर शब्द और वाक्य के में कुछ दूरियां हैं? जो शब्द है उनमें शब्द पूरा जब वाक्य बनता है तो वर्ण से मिलके बनता है और तो वो अगर उसे अच्छी लगी होगी तो वो कहेगा कि हाँ मुझे ये कहानी की किताब बहुत अच्छी लगी, और हम उससे संबंधित कहानी के संबंधित, मान लीजिए मैंने हाथी के बारे में उसकी कहानी उसको बताई, कहानी के बारे में बताई, तो हाथी की कहानी बताइए तो वो बिल्कुल बताएगा कि हाथी ऐसा होता है और हाथी जंगल में रहता है, हाथी मोटा होता है, हाथी बड़ा होता है, जैसा भी कहानी में बताया गया होगा वो इस प्रकार के उत्तर हमें देगा। इसके पश्चात एक प्रयोग हमने ये करा कि मैंने शाला में मेरे बच्चों को नाम लिखना सिखाया। जब मैंने नाम लिखना सिखाया तो उसका आकलन मैं कैसे करूंगी कि मेरे बच्चों को नाम लिखना आया है कि नहीं? तो उसके लिए मैंने क्या करा कि बच्चों के नाम की कुछ पर्चियां तैयार करी और उन पर्चियों को उनके बीच में बिखेर दिया। बिखेरने के बाद क्या होता है कि मैंने छात्रों से बोला कि आप अपने अपने नाम की पर्चियां उठाइए। ठीक है, चूंकि मैंने उनको नाम लिखना सिखा दिया है तो जिन बच्चों को आ गया है नाम लिखना तो वो पर्चियां आसानी से उठा लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे कुछ बच्चे ऐसे निकले जिनको वो पर्ची सही नहीं उठा पाए, अपने नाम की पर्ची नहीं उठा पाए। तो ऐसा हुआ कि जिन बच्चों ने सही पर्ची उठाई तो मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मेरे बच्चों को इन बच्चों को नाम लिखना आ गया है और कितने बच्चे हैं जिनको नाम लिखना नहीं आया है। उसके साथ में हम और एक काम ये कर सकते हैं कि जिस बच्चे का नाम का पहला जो भी अक्षर आया, मान लीजिए मेरे पहले बच्चे के पास विवान, मेरा विवान है और विवान के पास जो विवान की पर्ची आई है तो मैं विवान से पूछूंगी कि विवान नाम में सबसे पहला वर्ण कौन सा है और इसकी ध्वनि क्या है, और इससे मिलती जुलती कोई और ध्वनि वाला नाम तुम सुना सकते हो, मुझे बता सकते हो। तो अगर बच्चे को मैंने ये सिखाया है, उसको ध्वनि की पहचान है, तो वो विवान से विनय या इससे मिलते जुलते और नाम मुझे बताएगा। तो मुझे स्पष्ट हो गया कि मेरे बच्चे को ये नाम भी आ गया है और वो अपने नाम की पहली अक्षर की जो ध्वनि है उसको भी पहचान लेता है और उससे संबंधित दूसरे वाक्य या शब्द भी बना लेता है। ठीक है, धन्यवाद। इसी प्रकार मैंने आकलन किया। उम्मीद है कि आप लोग भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़ा है, उसके बारे में इसी प्रकार से आकलन करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला मकवाना मैडम। मकवाना मैडम ने ये जो प्राथमिक शिक्षक है हमारे प्राथमिक विद्यालय अर्जुन कॉलोनी धार में, उन्होंने प्रशिक्षण की सीख को विद्यालय में लागू किया है और उन्हें सफलता मिली है। आपने भी इस तरह की कोशिश की होगी, लेकिन थोड़ा सा एक उन्मुखीकरण आवश्यक है कि हम अपने जो काम हमें शिक्षा में करना है उसका हम अगर बार बार याद करते चलेंगे तो हमें आसानी होगी। अभी विद्यालय प्रारंभ हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही बच्चों की क्षमताओं का आकलन लगातार करते हैं, जिस तरीके से हमारे कोर्स की सीख का संग रखा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आपने कोर्स 9 किया होगा। इस कोर्स 9 में बुनियादी संख्यात्मकता पे चर्चा करना है। कोर्स 9 का यह मूल विषय था। आपने देखा होगा हमारा जो अभी प्रशिक्षण हुआ था उसमें एक विषय विशेष तौर से था कि बुनियादी संख्यात्मकता। उसमें एक शब्द आया था, इसमें कहा गया था कि हमारे देश के अभी भी 5 करोड़ से अधिक बच्चे सामान्य गिनती, संख्यात्मकता सा जोड़ बाकी गुणा भाग के सवाल नहीं कर पाते, जबकि हमारे पाठ्यक्रम कक्षा 3 की पुस्तकें देखेंगे तो हमने आगे तक की अपेक्षा की गई है। पाठ्यक्रम अलग चीज़ है और विद्यालयों में वास्तविक स्थिति अलग चीज़ है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे जो कक्षा 3 तक पढ़ने वाले हैं वे 100 तक की गिनती
और संख्या गणित के छोटे मोटे सवालों को, जिसे कहा 2 अंकों की जोड़ या 2 अंकों का घटाव या 3 अंकों में 2 अंक का गुणा, छोटी जो अपेक्षा की गई है इसको पूर्ण कर सके। और इसके लिए हमारा लक्ष्य रखा गया है 2027 तक का। लेकिन फिलहाल अब हमारे विद्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले हैं और हमें बच्चों के साथ काम करने का अधिक अवसर है, काम करने के लिए अधिक मौके हैं। साथ ही साथ आपके पास एक प्रशिक्षण और भी है जो 5 दिनों का आपने लिया है। साथ ही आपको पाठ योजना के लिए कुछ पाठ योजनाएं भी आपको मिली हुई है। तो ये सारी बुनियादी संख्यात्मकता को मजबूत करने के लिए बहुत सारे साधन आपके पास में है। मैं बुनियादी संख्यात्मकता पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अस्मिता निगम मैडम को, जो कि प्राथमिक शिक्षिका है, लेकिन उन्होंने अपने विद्यालय में हमारे किया बच्चों की मदद करेगा। इस कोर्स की मदद से हम बच्चों के बेसिक गणित और गणित में उनकी आवश्यकताओं को जानेंगे। गणित और संख्यात्मकता की नींव को मजबूत करेंगे और संख्यात्मकता से जुड़ी हुई शब्दावली और कौशल की व्याख्या कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्यात्मकता से तात्पर्य वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणित की प्रतीकों, संकेतों, आरेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ये FLN कोर्स है वो 3 से 9 तक के बच्चों के लिए विशेष है। ये रमेश सर अपना माइक बंद करें। रमेश सर, जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम स्कूल में आता है तो वो पूर्व ज्ञान के तौर पर गणित की बहुत सी बातों को अपने साथ में लाता है। वो जोड़ कर पाता है, गिनती गिन लेता है, मौखिक जोड़ घटाव कर लेता है। अगर उससे मार्केट से कोई वस्तु लाना है तो आसानी से खरीद कर ले आता है और हिसाब भी अपने पालकों को बता देता है। इसी बुनियादी संख्यात्मकता के तौर पर हम मुख्य रूप से 3 मुख्य अवधारणाओं को लेते हैं, जैसे कि वर्गीकरण, एक संग संगतता और क्रमबद्धता। जहां तक हम बात करें कि इन तीनों कौशलों पर कार्य करवाया जाए तो संख्या और गिनती शुरुआत करना बहुत ही आवश्यक है। संख्या का ज्ञान और संख्या की समझ ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कि संख्या 6 यानी हम 3 और 3 ले सकते हैं, या 4 2 का समूह है, या संख्या 6 5 से 1 ज्यादा है। अगर बच्चा जानता है कि उसे अंकों की समझ है। हम अगर बात करें मूलभूत संख्यात्मकता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गिनती से। उसकी अंक प्रणाली को समझेंगे, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्थान वो वस्तुओं की समझ को बढ़ाने के लिए हम कुछ शब्दावली सीखेंगे। इसकी मुख्य घटक है संख्या, पूर्ण अवधारणा, संख्या एवं संक्रियाएं, आकार एवं स्थानीय समझ, गणितीय संचार, आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न और मापन। यही सभी बुनियादी संख्यात्मकता को आगे बढ़ाता है। अगर हम संख्यात्मकता की बात करें तो हमें 3 प्रकार की संख्या, ऑर्डिनल नंबर, क्रमसूचक संख्याएं और नाम वाली संख्याएं। ऑर्डिनल नंबर जैसे हम बच्चों को समूह में कुछ भी नापने को कहते हैं कि मान लीजिए पिकनिक पर कितने बच्चे गए हैं। और क्रमसूचक संख्या की बात करें तो बाएं से दाएं बच्चे का कौन से नंबर पर खड़ा है। उसी प्रकार हम नाम वाली संख्या की बात करें तो ट्रेन कितने नंबर की ट्रेन है। इस तरह से हम संख्यात्मकता की बात करते हैं। संख्यात्मकता अवधारणा के अंतर्गत हम संख्यापूर्ण अवधारणाओं को वर्गीकरण करते हुए संख्या सीखते हैं। जैसा कि हम बच्चों को मान लीजिए संख्या पढ़ाना, गिनती पढ़ाना सिखा रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा कराएं, भयमुक्त वातावरण दें उनको। जैसा कि हमारे अभी प्रशिक्षण में यही बताया गया है कि बच्चा जितना चाहे आपसे खुलकर बातें करे, आप उसके सामने बिल्कुल सहज होकर उसकी हर समस्याओं को दूर करें और पूर्ण रूप से सिखाएं। अगर हम गिनती सिखाने की बात करते हैं तो पहले तो हम स्ट्रॉ के माध्यम से सिखा सकते हैं, बीज, कंकड़ के माध्यम से सिखा सकते हैं। आप गिनती सिखाएं तो पहले हर चीज को बताएं कि कोई संख्या ये 1 है तो ये एक चीज है, अगर 2 ले रहे हैं तो 2 बताएं, 3 ले रहे हैं तो 3 बताएं। उसी प्रकार हम पढ़ाते हैं तो दहाई की अवधारणा का उपयोग भी विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ, टहनियाँ, पेंसिल, पुराने स्केच आदि का उपयोग करके।
ताली चुटकी की मदद से हम इकाई और दहाई बच्चों को बता सकते हैं। उसी प्रकार मैंने कक्षा में करा था कि 2 गोले बनाए बच्चों को, एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला, एक में इकाई लिखा और दूसरे में दहाई। फिर बच्चों को चौक के माध्यम से या कंकड़ के माध्यम से इकाई और दहाई में से डालने को कहा। बच्चों ने इकाई में मान लीजिए 5 आया है और दहाई में 6 आया है, तो 6 और 5 करके बच्चों ने 65 लिखा। इसे एक थोड़ा सा बच्चों को प्रतियोगिता के तौर पे करवाएं। फिर देखिए आपको बच्चे किस तरह से फटाफट साधारण से साधारण संख्याओं को समझ लेता है, संख्याओं को आसानी से पढ़ लेता है। यहाँ तक कि हमें पता है कि बच्चे काफी संख्याओं को पढ़ने में काफी कमजोरी महसूस करते हैं, जैसे 39 हुआ, 49 हुआ, 67, 67, ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं। अगर आप इस मेथड से बच्चों को सिखाएंगे तो जान पाएंगे बच्चा इजीली इन संख्याओं को भी पढ़ लेता है और स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को कर पाता है। हम इसी को देखें तो इसको सिखाने के लिए हमारे पास जो है वो पोर्टफोलियो जो हमारा है, पोर्टफोलियो तैयार करें। इसके लिए हम पोर्टफोलियो के अंतर्गत हम पैटर्न सिखा सकते हैं, उससे पैटर्न की पहचान करवा सकते हैं। पैटर्न कई तरह के होते हैं। आप जैसे बच्चों को कक्षा 1 से ही आजकल तो पैटर्न चालू हो गया है, छोटे छोटे त्रिभुज, फिर गोला, फिर आयत, इस तरह से छोटे छोटे बनाकर हम पैटर्न की भाषा सिखाएं। या हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे कि बच्चों को इजीली पैटर्न सिखाया जा सकता है। पत्तियों, अलग अलग पत्तियों का उपयोग कर आप पौधों की पत्तियां ले लें, उसके द्वारा बच्चों को पैटर्न सिखाएं। उसी तरह से गिनती में भी हम यही कर सकते हैं, छोटी पत्ती ली, फिर बड़ी पत्ती, फिर उससे बड़ी पत्ती, या फूल के द्वारा हम बच्चों को पैटर्न बता सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम अगर असाइनमेंट तैयार करना चाहें तो हम देखिए कि 1 से 9 तक की बच्चों को, हमारा जो पाठ है 1 से 9 तक की संख्याएं बच्चों को सीखने के लिए दें। 1 से 9 तक की बच्चों को बताएं और लिखना किस तरह से, ठोस वस्तुओं के माध्यम से सबसे पहले सिखाएं उन्हें। ठोस वस्तुएं सारी इकट्ठी कर ले आप कि 1 कैसे बनता है, 2 कैसा है, 2 है तो 2 कोई चीजें, 3 है तो 3 चीजें। उसके बाद उसे प्रतीक के रूप में हम बोर्ड पर लेके आए, 1 किस तरह से बनता है, 2 किस तरह से बनता है। वही हमारा स्ट्रॉ की मदद से ले, हम स्ट्रॉ की मदद से इकाई और दहाई की संकल्पना करते हुए फिर आप बच्चों को जोड़ और घटाव सिखाएं। इस छोटी छोटी चीजें हैं हमारी जो बच्चों की संख्याओं में काफी वृद्धि कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी अस्मिता निगम मैडम, जिन्होंने अपने बुनियादी संख्यात्मकता पर अपनी बातचीत की है। बुनियादी संख्यात्मकता पे हमारे कुछ साथियों ने विद्यालय प्रशिक्षण की सीख को विद्यालयों में भी लागू किया। तो हमारे साथ जुड़ी है प्रतिभा परमार मैडम, जो कि जिन्होंने कि बुनियादी संख्यात्मकता पर अपनी शाला में काम किए हैं। प्रतिभा परमार मैडम प्राथमिक विद्यालय गुणावद में शिक्षिका है, जिन्होंने कि अपने बच्चों के साथ संख्यात्मकता पे बहुत काम किया है। तो मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वे अपने अनुभवों को बताएं। मैडम परमार। नमस्कार साथियों, मैं प्रतिभा परमार प्राथमिक विद्यालय गुणावद से। बुनियादी संख्यात्मकता के अंतर्गत ये जो बताया गया है कि ये कोर्स जो है छोटे बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं या आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, उन्हें संख्याओं का ज्ञान कैसे कराना है ये बता रहा है। इसमें संख्याओं इस कोर्स के अंतर्गत बच्चों को संख्या ज्ञान एक्टिविटी के बेस पे करा सकते हैं। जैसे मैंने मेरे विद्यालय में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से मैंने संख्या ज्ञान करवाया है। जैसे गीत के माध्यम से हम बता सकते हैं, एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पर सो, तो उसमें एक तो मैंने एक उंगली के द्वारा उनको दिखाया, बोर्ड पर मैंने एक लिखा, तो बच्चों में एक की समझ आई। वैसे वो जानते हैं कि एक क्या होता है, लेकिन उसे वो पहचानते नहीं है, मतलब अंक नहीं पहचानते हैं। तो उसको मैंने बोर्ड पर लिखा, उंगली से एक बताया, तो वो जान गए कि एक क्या होता है। इसके गीत के माध्यम से मैंने उन्हें संख्या ज्ञान करवाया, 1 से 10 तक की संख्याएं, जैसे एक मोटा हाथी वाली गीत है, एक छोटी चिड़िया वाला गीत है। इस तरीके से मैंने कई गीतों के माध्यम से उन्हें संख्याएं सिखाई है। इसके अलावा एक्टिविटी के द्वारा भी मैंने उनको संख्याएं भी सिखाई है और उन्हें आकार से भी परिचित करवाया है।
जैसे मैं बहुत सारी छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करे और बच्चों को आकृतियां सिखाई और उन्हें बताया कि चलो तुम गोलाकार बनाओ, तो उन्होंने गोलाकार बनाया, उसे चौकोर बनाओ, त्रिकोण बनाओ, इससे उन्होंने कई तरह की चीजें बनाई है, उसको वो सीखे हैं। थैंक यू सर। ये थी प्रतिभा परमार मैडम, जो प्राथमिक विद्यालय गुणावत में शिक्षिका है और जिन्होंने बुनियादी संख्यात्मकता पे आपसे बातचीत की। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि हम जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चक्रवृद्धि ब्याज और भिन्न के सवाल या फिर कुछ त्रिकोणमिति के सवाल, वो अपेक्षा हमारी नहीं है। बुनियादी में तो बस इतना ही है कि एक संख्याओं का परिचय, संख्याओं के जो प्रतीक बने हुए हैं वो, और उनके साथ छोटी मोटी संख्यात्मक क्रियाएं, बस यही हमारा प्राथमिक शिक्षक तक का शिक्षा का उद्देश्य है, ताकि बच्चे पाठ्यपुस्तक के अलावा अगर कोई सवाल होते हैं, पाठ्यपुस्तक के अलावा कोई गणितीय समस्या होती है, तो वो उस पर बातचीत कर सके। तो ये था हमारा कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मकता पर बातचीत। अब हम आते हैं कोर्स क्रमांक 10 पे। कोर्स क्रमांक 10 भी बुनियादी संख्यात्मकता से जुड़ा हुआ है। बुनियादी संख्यात्मकता जो जिसे कहा गया है, उसी में एक चीज और आती है, विद्यालय नेतृत्व। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे हैं, शिक्षक है, लेकिन शिक्षक के पास वो क्षमता नहीं है जिसको हम कहते हैं लीडरशिप। वो नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, सारे बच्चों को सही दिशा में ले जाए, गणितीय संख्याओं को भली भांति परिचित कराए। और दैनिक जीवन की जो घटना है, दैनिक जीवन में 5 पुस्तक है, 3 पुस्तक है, 2 पेन है, 1 टेबल है, 4 कुर्सियां हैं, तो ये बुनियादी बातें, साधारण सी बातें जो बातचीत में हम कई संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है विद्यालय के प्रबंधक के रूप में, विद्यालय के शिक्षक की। तो इस विषय पे हम देखेंगे कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व में कौन कौन सी बातें समाहित है, और इस विषय पे बातचीत करेगी हमारे विद्यालय की, हमारे संस्थान की KRP शर्मिला यावल मैडम। वे आए और अपनी बात कहें कि हम विद्यालय नेतृत्व को किस तरीके से प्रभावशाली बना सकते हैं। मैडम। साथियों नमस्कार। आदरणीय प्रशिक्षण प्रभारी श्री शुक्ला जी, आदरणीय SR जी महोदय श्री जोशी जी, आप सभी का मेरा सादर वंदन, और मेरे सभी KRP साथी, विकास खंड के पदस्थ अधिकारी, जन शिक्षक महोदय एवं मेरे सभी शिक्षक साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। हम आज शैक्षिक संवाद में जो जुड़े हैं, कोर्स 7 से 12 तक की सीख की बात कर रहे हैं। ये हमने एक बार ये ट्रेनिंग ले चुके हैं, परंतु फिर से इसका एक बार से पुनरावृत्ति हो रही है। ये ऑफलाइन ट्रेनिंग जो हो रही है, कम से कम इसी 2 साल की इसकी तैयारी हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने ये ट्रेनिंग ऑफलाइन में भी करीब करीब आपने वही बातें सीखी जो अब ऑनलाइन सीख रहे थे। सबसे पहले हमने साथ में बहुभाषी शिक्षण सीखा, फिर आपने आकलन के बारे में बात करी, फिर उसके बाद आया आपके बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान, और उसके बाद आया आपका नेतृत्व। जब हम 9 की बात करते हैं तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इस संबंध में यदि बात करते हैं तो बुनियादी साक्षरता वह होती है जिसमें बच्चा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, ये जो चारों कौशल है, अभी तक बच्चा रट के समझ रहा है। कक्षा 1 और 2 का बच्चा कम से कम अभी तक रटंत विद्या से सब कार्य कर रहा है। 50 से 70% तक के बच्चे वर्णों की पहचान नहीं है, शब्दों को नहीं जानते, वाक्यों को नहीं जानते। इसीलिए सबसे बुनियादी साक्षरता का अर्थ यही है कि बच्चा समझ कर पढ़े और पहचान कर पढ़े, और साथ में वह वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और कहानी तक जाए, और उसका स्वतंत्र चिंतन हो। ये अभी साथ ही संख्यात्मकता की बात करते हैं तो हम गणितीय कौशल के बारे में बात करते हैं। गणितीय कौशल में वह बातें आती है, सबसे पहले बच्चा संक्रियाओं को सीखने के पहले बच्चा ये समझे कि वर्गीकरण करना सीखे, क्रमबद्ध ज्ञान को सीखे, साथ में कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन आगे, कौन पीछे, इस तरह की सारी बातें अभी आपके सामने हुई है। प्रशिक्षण 10 है, इसका नाम यह है बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय का नेतृत्व। अब हम नेतृत्व की बात पे आ रही है। हमने विधियां सीखी, तरीके सीखे, पर अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नेतृत्व ने। अब हम किस तरह से कार्य करेंगे, इस बात को हमें समझना है। हम लीडरशिप, यदि लीडरशिप वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आगे होकर सब हमारे
विचारों से, हमारे तरीके से हम कार्य करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं रहती है कि जो आप सजेस्ट, अब लीडरशिप के लिए ये कहा जाता है कि हमें अपने आप एक नेतृत्व का गुण आ जाता है, और जब वो नेतृत्व का गुण आ जाता है तो हम आगे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अंतर्गत अब इस प्रशिक्षण में उन्होंने 4 लक्ष्य रखे। पहले ये लक्ष्य रखा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। सबसे पहले तो बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के लिए विद्यालय का नेतृत्व होना। फिर उसके बाद उन्होंने बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में एक नेतृत्व की समझ कैसे विकसित होती है उसका ध्यान, शिक्षा शास्त्री एक नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या कार्य करे वो समझना। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ रही है आपकी एक विद्यालय में प्रभावी योजना बनाना। प्रभावी, यदि आप प्रधानाध्यापक महोदय हैं तो आप अपने शिक्षकों का साथ किस तरह से उनके प्रतिभा का वो पहचानते हैं, उनकी प्रतिभा का किस तरह से उपयोग करते हैं, ये आप पर निर्भर है। और यदि शिक्षक है तो आप अपने बच्चों को पहचान कर किस तरह से कार्य करवाते हैं, किस तरह से उनकी प्रतिभा और उन्हें किस तरह से उन्हें सिखाते हैं, ये आप पर निर्भर है। चौथे में आ रहा है प्रभावी विद्यालय समुदाय। अब फिर चौथे में आता है आपका समुदाय से जुड़ाव, आपकी समुदाय की सहभागिता, पेरेंट्स की सहभागिता जो अत्यंत जरूरी है। जो आपके पास बच्चा रह रहा है 5 या 6 घंटे, उसके बाद वह अपने माता पिता से जुड़ा रहता है। माता पिता, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग है और हमारे ग्रामीण परिस्थितियां अलग है, फिर भी कहीं न कहीं हमारी कुछ गतिविधियां ऐसी होना चाहिए कि माता पिता स्वयं ध्यान दे कि हमारा बच्चा किस तरह से काम कर रहा है, और यदि इसके लिए माता पिता का से संपर्क होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम खुद थोड़ा सा सप्ताह में या 4 दिन में हम कार्य कर सके, तभी हम माता पिता से जुड़ाव हो सकता है। जब हम पहली बात करते हैं कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, तो हमारी बात ये होती है कि हमारे नेतृत्व के 4 गुण होते हैं। नेतृत्व के 4 गुण में सबसे पहला नेतृत्व का गुण होता है विशिष्ट नेतृत्व का गुण। इसमें क्या होता है, इसमें हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा की शैक्षिक आबादी है उसमें बहुत ज्यादा भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक, ये सारी सांस्कृतिक परिवेश बहुत अलग अलग है। तो एक शिक्षक के नाते सबसे पहले मैं जिस स्कूल में पदस्थ हूँ, मुझे ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे किस भौगोलिक परिस्थितियों से आ रहे हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ से आ रहे हैं, कहीं नदी को पार करके आ रहे हैं, कहीं जंगल से आ रहे हैं। तो हमारी परिवेश से जुड़ी हुई हमको हर चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद बहुभाषी शिक्षण को बहुत पहले ले लिया। यदि हमारे पास उनके समान बोली है, यदि वो शुद्ध हिंदी नहीं समझते और उनकी स्थानीय भाषा को समझते हैं, तो उसका भी हमें नेतृत्व करना बहुत अति आवश्यक है। फिर अनुकूलन, एक नेतृत्व का गुण होता है अनुकूलन नेतृत्व। कहीं कहीं बहुत ट्रेडिशनल बातें होती है, कुछ हमें अनुकूलन करने की क्षमता होना चाहिए, हमें उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होना चाहिए। यह बात देखना चाहिए कि यदि विद्यार्थी और पेरेंट्स में कुछ रूढ़िवादिता हो, कुछ वो हो, तो थोड़ा बहुत कहीं यदि एडजस्टमेंट हो, सामंजस्य हो, तो हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे सामंजस्य बिठा के हम बहुत सारा कार्य करवा सकते हैं और उनकी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। हम उन्हें बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान से जोड़ सकते हैं। तीसरा होता है एक परिवर्तनकारी नेतृत्व। केवल हम अनुकूलन ही नहीं गए, कहीं कहीं कोई मेरा विजन है जो गुणवत्ता बढ़ाता है, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ा रहा है, तो मैं उस विजन को बदलाव के लिए, उस विजन में परिवर्तन करने के लिए तो पेरेंट्स को भी सहमत करूं, वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वहाँ के एसएमसी, सभी को सहमत करके मैं मेरे एक विजन को वहाँ पे स्टेब्लिश करूं। यह भी मेरा एक गुण होना चाहिए या शिक्षक का गुण होना चाहिए। ये एक विद्यालय नेतृत्व की बात होती है। फिर हम जब विद्यालय नेतृत्व में शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो वहां पर विजन की, सबसे पहले विजन की बात होती है। विजन एवं पाठ्यचर्या लक्ष्य को परिभाषित, मेरे पास विजन संपूर्ण होना चाहिए। मेरी पाठ्यचर्या में क्या बात है, वह पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर रहता है। पाठ्यचर्या पूरी दक्षताओं पर आधारित रहती है और हमको क्या करवाना है, पाठ्यक्रम विधियां रहती है। तो मेरी पाठ्यचर्या का विजन मुझे स्पष्ट होना चाहिए शिक्षकों को, और साथ में छात्रों को किस तरह से कार्य करवाना भी
उसकी शिक्षक के नेतृत्व पे निर्भर करता है। दूसरी बात में बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण सबसे ज्यादा अधिक है। बच्चे अनेक परिवेश से जुड़े हुए रहते हैं और उनके भाषा को समझना, उनके स्वास्थ्य को समझना, उनकी जो नीड है उसे समझकर हमें बात करना चाहिए। फिर इसमें आता है तीसरा, साक्षरता और ज्ञान संबंधी दक्षताओं का निर्माण करना। बच्चे भाषा और स्थानीय समझ के संबंध के कौशलों को समझे के माध्यम से अपनी समस्या को हल करने के लिए यदि आप आत्मनिर्भर बन जाए तो आपकी साक्षरता और ज्ञान संबंधी दक्षताओं का निर्माण हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्षम बनाना। आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विभिन्न तरीके अभी आपको सिखाए, बहुभाषी शिक्षण में सिखाए, आकलन में सिखाए और आपकी बुनियादी से, तो हमारी जो प्रक्रिया रहती है शिक्षण अधिगम को, एक तो प्रिंट समृद्ध खेल दीजिए, उन्हें गतिविधि आधारित शिक्षण दीजिए और समावेशी शिक्षण दीजिए। समावेशी शिक्षण में भी हम जानते हैं कि हमें हमारे बच्चे को एक तो शारीरिक रूप से बच्चा परेशानी रहता है, विशिष्ट रहता है, और एक मानसिक रूप से विशिष्ट होता है। तो हमारी पहचान होना चाहिए। हमें एक ही बच्चे को फोकस नहीं होना चाहिए। मेरी समावेशी शिक्षा में मेरा हर बच्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। हमारी नेतृत्व का गुण है। यहाँ नेतृत्व से ये बात होती है कि आपके कार्य करने की रूपरेखा किस तरह से होती है। विद्यार्थी का आकलन, विद्यार्थियों के आकलन में भी सभी बात की निगरानी की सुविधा रखना चाहिए। मूल्यांकन और आकलन पे बहुत बात हुई है कि आकलन हम सदैव करते रहते हैं और आकलन ही वह प्रक्रिया है जो हमारे नेतृत्व को आगे बढ़ाती है। आकलन से ही हम सीखते हैं कि किस तरह से मुझे बच्चों की रुचियों को मालूम पड़ता है, बच्चे की वरीयता को मालूम पड़ता है और बच्चों की पहचान होती है। आकलन से हम उस बच्चे की दूसरी प्रतिभाओं को भी कर लेते हैं। तो जिसमें हमारी एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इस आकलन के द्वारा ही हम बच्चों की हर प्रतिभा को समझ के उसको आगे बढ़ावा देते हैं। हितधारकों की साझेदारी, साथ में हितधारक यानी आपके अभिभावक, आपके परिवार के वयस्क व्यक्ति और आपके जो आंगनबाड़ी, क्योंकि ये विद्यावाटिका के रूप में काम कर रहे हैं। आप 3 से 9 वर्ष के बालकों के बीच में कार्य कर रहे हैं, तो आपके साथ विद्यावाटिका, आंगनबाड़ी सब जुड़ी हुई है, तो उनके साथ भी आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। एसडीपीओ को भी बात करनी पड़ेगी। आपका बच्चा कहीं आंगनबाड़ी में नामांकित नहीं है तो आप समुदाय के साथ, अभिभावक के साथ मिलकर आप उसे नामांकित करिए। अगले साल से फिर शायद वो हमारे पास ही आ रहे हैं, तो हमें भी इस तरह से मेंटर बन के कार्य करना है। ये हमारे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व था। इससे मैंने क्या क्या सीखा। कुछ शिक्षकों ने हमें बताया कि हम लोगों ने इससे ये सीखा। सबसे पहले उन्होंने ये सीखा कि उनके जैसे उन्होंने कल हमने उत्तर मंगवाए थे, तो उन्होंने हमें सारे उत्तर दिए कि सभी बच्चों के साथ अपना व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। यानी इससे हमने ये सीख ली। और विद्यालय की विकास योजना ऐसी बनाना चाहिए जिसमें पूर्व छात्र, स्कूल के पूर्व छात्र, माता पिता, अभिभावक, समुदाय और एसएमसी के सभी सदस्य किसी न किसी तरीके से आए। हम इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यदि महत्वपूर्ण, हर कोई अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हम कभी भी हमारे जो गांव में सम्मानीय व्यक्ति रहते हैं उन्हें हम इतना आंक नहीं पाते, या हमारी कोई व्यस्तता रहती है। परंतु हम यदि खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण में फसल और इन सब की बात कर रहे हैं, तो आप किसी गांव के किसी बच्चे के किसी पेरेंट्स को बुला लीजिए। वह अपनी खेती बाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से आपकी रबी की फसल, आपकी खरीफ की फसल बता सकता है। हमसे ज्यादा वह बता सकते हैं। वह हमसे ज्यादा जितने भी खेती बाड़ी के जो यंत्र वगैरह सारे बता सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप हस्तकला के बारे में बताएंगे तो बहुत सारे कुटीर उद्योग रहते हैं ग्रामीण अंचलों में, तो उनके पेरेंट्स को बुलाइए। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स की सहभागिता भी होती है और पेरेंट्स अपने आप को कहीं न कहीं उस स्कूल की महत्वपूर्ण कड़ी समझने लगता है। जहाँ पेरेंट्स महत्वपूर्ण स्कूल की कड़ी समझेंगे, आपका आधा कार्य पूर्ण हो जाएगा और आप उस आधा कार्य को पूरा कर देंगे। इसके बाद एक शिक्षक कहते हैं, मैंने अपने विद्यालय को आनंद का घर बना के रखा है।
में उसके से खेल आधारित गतिविधियों से और गीत कहानियां आदि से बच्चों के, और एक महत्वपूर्ण बात मेरे से जो छूटे जा रही है, बच्चों के पोर्टफोलियो को आपके अभिभावक को जरूर साझा करिए। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की हर गतिविधि को उस पोर्टफोलियो में लगाइए। जिस दिन आपका मन नहीं हो, ऐसी इच्छा होती कि हम आज पढ़ाए नहीं, बच्चे भी बहुत कम हैं, तो उसको कोई सांस्कृतिक या कोई चित्रकला बनाने को दे दीजिए, कोई दूसरा कार्य करने को दे दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए, तो उसका जो पोर्टफोलियो उसकी फाइल बनाइए, उसमें लगा दीजिए। वह यदि अपने घर जाके ये बात करेगा और अपने पेरेंट्स को साझा करेगा तो उसके पेरेंट्स भी खुश होते हैं और आप भी उनसे साथ जुड़े रहते हैं। इतना कह के मैं अपनी इस बात को यहीं पे विराम देती हूँ। जोशी जी अब इस बात को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बड़े अच्छे तरीके से विद्यालय नेतृत्व को परिभाषित किया, क्योंकि शिक्षक जो है विद्यालयीन जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उसी के आचरण से, उसी के क्रियाकलाप से विद्यालय की गुणवत्ता प्रभावित होती है, विद्यालय का स्तर तय होता है। अगला बिंदु है हमारा कोर्स 11। कोर्स 11 में शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हमने कोरोना काल में किया है, जिस समय हमारी शालाएं बंद थी और बंद शालाओं में किस तरीके से अध्ययन किया जाए, तो ये राज्य शिक्षा केंद्र ने कुछ उपाय खोजे थे, जिसके माध्यम से हमारा निरंतर विद्यालय की शिक्षा को नियमित करने का प्रयास किया गया। मैं अनुरोध करूँगा हमारे संस्थान के श्री शुक्ला जी से कि वे ICT शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT, इसका एकीकरण किसका किया जा सकता है, किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है और कौन कौन से उपकरण किस विषय वस्तु को स्पष्ट करने में उपयोगी हो सकते हैं। आदरणीय शुक्ला जी। कोई लोग करते हैं, लेकिन ये ICT एक ऐसा सब्जेक्ट है उस पर आज की तारीख में केवल शिक्षण नहीं, हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां भी बहुत सारी जो है ICT पे आधारित है। कुल मिला के आपको आज से 2-4-5 साल बाद आप दुकान पे जाओगे ना, तो सारे आपको सौदे, आपके सारे ऑर्डर्स, वो सब जो है वो इंटरनेट से ही देना पड़ेगा। मैं अभी प्रशिक्षणों में भी गया था और वो स्टाफ का प्रशिक्षण मैक्सिमम लोग इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर नहीं है। हमारे टीचर्स भी मैक्सिमम परसेंटेज में बहुत कुछ समझते नहीं है। थोड़ी बात की शुरुआत में अपन ये इसका फुल फॉर्म देख लें अगर, तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन आप समझते हैं सूचना, और कम्युनिकेशन संचार। संचार मतलब अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का आज की तारीख में सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है। तो इसके अंतर्गत जो है वो 4 तरीके के ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप परिचित हैं: टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन और इंटरनेट। ये क्या है, इसके बारे में बहुत विस्तृत बात करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मैंने ऐसा पाया कि जो है वो मैक्सिमम टीचर्स हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं अपने मोबाइल फोन को। टीचर्स क्या, हम लोग भी जो है वो उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है उस। अभी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज आपको आगे के समय में, जैसे कि अभी पेंडेमिक में, कोरोना काल में हमको सारी क्लास जो है वो मोबाइल पे ही चलाना पड़ी थी, और आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हम उन क्लासेस को कितना चला पाए थे
बच्चे कितना जुड़ पाए थे और उसका हम कितना सार्थक उपयोग शायद नहीं कर पाए थे। तो कुल मिला के जो है वो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से टीचर को परिचित और उसमें दक्ष होना ही पड़ेगा। यदि हम उसमें दक्ष नहीं होंगे तो ये सब ट्रेनिंगों का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम दक्ष नहीं होंगे तब तक हम बच्चों को इससे परिचित नहीं करवा पाएंगे। और जैसा कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बंद कर रहा हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आईसीटी को भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, जो कि आज के समय की मांग भी है, तो इस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में आपको ईमेल भेजना, वीडियो कॉल करना, इंटरनेट पे कोई चीज को सर्च करना, टैबलेट का, मोबाइल का, इन सब चीजों का उपयोग करना फर्स्ट हमको शिक्षकों को आना चाहिए, तब तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। और हम उपयोग कर पाएंगे तभी हम बच्चों को उपयोग सिखा पाएंगे। तो मुख्य काम आप जो है वो सभी सारे इतने कामों के साथ में सबसे पहला काम जो है मोबाइल को ऑपरेट करना। कम से कम अपना जो मोबाइल है उसको हम उस पर इंटरनेट को पूरी तरीके से ऑपरेट करना सीखने की कोशिश करें। उस जब हमको उसके सारे ऑपरेशंस याद हो जाएंगे, कहाँ क्या करना है। अभी अपनी जब मीटिंग चल रही थी तो कई बार कहना पड़ा कि अपने माइक को म्यूट रखिए। ये साधारण सी जानकारी है कि यदि हम अपना माइक म्यूट नहीं रखेंगे तो वो जो शोर होगा उसके कारण आपको किसी की बात समझ में नहीं आएगी। तो आप कृपया जो है वो सबसे पहला काम तो मोबाइल पे इंटरनेट को चलाना सीखें। बस इतना ही कहना चाहता था। आपके शेड्यूल्ड स्पीकर अभी कोई है शायद पुष्कर सर? सर आगे बढ़ प्लीज। धन्यवाद शुक्ला जी। निश्चित रूप से विगत दिनों शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है। पिछले दिनों आपने देखा सुना पड़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक हाइब्रिड एजुकेशन की बात की है। ऐसे हाइब्रिड शब्द शिक्षा विभाग का नहीं है, किंतु जो प्रधानमंत्री जी ने उपयोग किया है ये हमारे कई स्तर पर, कई रिसर्च के माध्यम से, कई जो स्टडी होती है उसमें यह शब्द आया है कि हमें पारंपरिक शिक्षा पद्धति के साथ साथ नई शिक्षा पद्धति को भी जोड़ना होगा, जिसका उपयोग हमने विगत 2 सालों में किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें विद्यालयों तक ले जाना होगी। और ये बड़ा अच्छा संकेत है कि हमारे कुछ 300 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्टर भी हैं, तो ये पहुँचे हैं इसके अंदर। तो हमारे बाग विद्यालय के शिक्षक श्री पुष्कर पाटीदार जी ने भी इस विषय पर काम किया है। तो पुष्कर जी संक्षेप में बताएं कि आईसीटी का उपयोग विद्यालयों में आपने किस प्रकार से किया है, या आपने विकासखंड में किस प्रकार से देखा है, या आगे इस क्षेत्र में हमारे शिक्षकों के लिए क्या संभावनाएं हैं। पुष्कर पाटीदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी सर ने भी बहुत अच्छी बात बताई है कि सबसे पहले तो शिक्षकों को अपने मोबाइल को सही तरीके से ऑपरेट करना आना चाहिए, क्योंकि इसके अवांछित जो उपयोग है वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, सभी कर लेते हैं, जिनका आवश्यकता नहीं है ऐसी बहुत सारी चीजें अपन इसमें कर पा रहे हैं। लेकिन जो आवश्यक है, जैसे मेल भेजना है, जैसे अभी छोटा सा उदाहरण मैं अपनी FLN प्रशिक्षण का देता हूँ। FLN की जो प्रशिक्षण हुआ उस समय हमने एक बारकोड जनरेट किया था, अंदर से ग्रुप के अंदर से लिंक और बारकोड का जो रहता है वो निकाल के जनरेट किया था, और शिक्षकों को एक समूह पे जुड़ना था उस बारकोड के माध्यम से गूगल कैमरे से स्कैन करते हुए। तो 80% शिक्षकों को उसमें दिक्कत आई। हमको एक शिक्षक जो उससे जानकार थे उनको वहाँ खड़ा करना पड़ा, और उस शिक्षक ने उन सभी को वहाँ उससे जुड़ने में मदद की, और फिर वो समूह में जुड़ पाए। उसके बाद उस पर प्री टेस्ट और पंजीयन के लिए लिंक भेजी गई थी। उस लिंक में बहुत सारे शिक्षक सही तरीके से पहुंच नहीं पाए, तो उनको भी वहां हमको कुछ समझाना पड़ा, बताना पड़ा। तो ये सारी समस्याएं इसके फेमिलियर न होने के कारण हो रही, मतलब इसका उपयोग नहीं करने की वजह से हो रही है। जो आवश्यक चीजें हैं हमारे साथी
सभी शिक्षक साथी जो है, उनमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो आवश्यक चीजों की जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात सर के द्वारा बताई गई थी। और स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी हम आईसीटी का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उपयोग करें ना करें आईसीटी का, छात्र स्कूल आने से पहले करने लग गए हैं। हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमने पहले भी इस विषय पर बात की थी, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो पहले से मोबाइल पर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हैं, फिर वो यूट्यूब पर कई सारे वीडियो तरह तरह के देखते हैं, व्हाट्सएप पे कई सारी चीजें छोटे छोटे बच्चे भेज देते हैं इधर से उधर, जैसा कि हमारे सर अभी बता रहे थे, हमें कठिनाई आती है उसमें। तो ये सारी चीजें बच्चा पहले से कर रहा है। यदि हम शिक्षण अधिगम में उस चीज का उपयोग नहीं करेंगे तो बच्चा रुचिपूर्वक तरीके से हमसे नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए जो समय के साथ जो परिवर्तन हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में आना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और उसमें आईसीटी का उपयोग हमने देखा है अभी विगत कोरोना काल में। डिजिटल जो हमारे समूह बने थे, उन समूहों में किस प्रकार से लिंक आई थी और हमने बच्चों के घरों पे जाकर 8-8, 10-10 बच्चों के समूह में हमने उनको उनके पेरेंट्स के मोबाइल के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से अध्ययन कार्य करवाया था। वो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर, बड़ी सही तरीके से और अच्छे तरीके से आपने अनुभव बताया। हमारे साथ जुड़ी है प्रतिभा परमार मैडम। वे बताएं कि आपने इस विषय में जो बात छूट गई है, हमारे दो वक्ताओं ने जो बात कही है, इसके अलावा कोई बात छूट रही हो तो उसे हाईलाइट करें। मैडम प्रतिभा परमार। मैडम माइक ऑन कर लीजिए मैडम। मैडम का माइक म्यूट है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सहित हर क्षेत्र को अत्यंत प्रभावशील कर रही है। यह पढ़ने से लेकर आकलन, मूल्यांकन तक शिक्षा के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। यह शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाती है। यह साक्षरता आंदोलन में मदद करती है। यह मोबाइल से पढ़ने और समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाकर शिक्षा का दायरा बढ़ाती है। यह अनुसंधान और विद्वत्पूर्ण संचार को सुगम बनाती है। शिक्षा क्षेत्र के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव और क्षमता कई गुना है। शिक्षकों की नई भूमिकाओं और कार्यों के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विवेकशील प्रयोग करने से ज्यादा कुशल और प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया लाई जा सकती है। आजकल शिक्षा के क्षेत्रों में, विशेष रूप से शैक्षिक गतिविधियों में, प्रौद्योगिकी को सशक्त करने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और दूर करने के लिए शिक्षा क्षेत्रों में सबसे प्रभावशील क्षेत्र हो सकता है। दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी छात्र के ज्ञान को बढ़ाने का सबसे प्रभावशील तरीका हो सकता है। क्योंकि हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास है, एलईडी टीवी और लैपटॉप हमारे विद्यालय में दोनों है। तो हम हमारे विद्यालय में टीवी के माध्यम से डिजिलिप प्रोग्राम और कई कहानियां बच्चों को दिखाते हैं। लैपटॉप है जिससे हम पीपीटी प्रोग्राम बनाकर किसी भी विषय को बता सकते हैं। जिन विद्यालयों में स्मार्ट टीवी या लैपटॉप नहीं होता है तो वे रेडियो के माध्यम से भी रेडियो प्रोग्राम बच्चों को सुना सकते हैं।
मैग्नीफायर ग्लास की मदद से मोबाइल के सामने उसे अगर हम रख देते हैं तो मोबाइल में जो चित्र दिखते हैं वो थोड़े बड़े आकार के दिखाए जाते हैं, तो उसे भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। अगर कहीं पर नेटवर्क नहीं मिलता है तो आज से कुछ समय पूर्व आरएसके ने हम सभी शिक्षकों के अकाउंट में 500-500 रुपए डाले थे, जिसके माध्यम से हम पेन ड्राइव खरीद कर जो मोबाइल में कनेक्ट हो जाती है उसमें हम उसे सेव करके बच्चों को उसे भी हम दिखा सकते हैं। थैंक यू। हमारा अगला बिंदु है बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। ये कोर्स 12 और अंतिम कोर्स था जो आपने पूर्ण किया है। इसके संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ है मैडम अस्मिता निगम, जो बात करेगी खिलौना आधारित शिक्षण के संबंध में। नमस्कार साथियों, आज हम FLN कोर्स 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पारंपरिक खिलौनों की बात करें तो उनकी एक समृद्ध विरासत है जिसका विकास कई हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ था। भारतीय खिलौने न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि हमें वैज्ञानिक सिद्धांत भी सिखाते हैं। जैसे हम लट्टू की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण, संतुलन, मिट्टी के खिलौने, नए शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं बच्चे। कागज की नाव, तैरना, डूबना जैसे शब्द पहचान पाते हैं। लकड़ी के खिलौनों की गाड़ी की बात करें हम तो संतुलन बनाना कैसे, पंचा, निशाना लगाना। बच्चे ईंट भी चलाते हैं कि किस तरह से हम सफर तय करते हैं। इससे बच्चों के जीवन कौशल का विकास होता है। खिलौना शब्द से ही बच्चों को बहुत प्यार होता है, उन्हें उसके साथ खेलना और भी आनंदित कर जाता है। बच्चा जिस वस्तु से खेलता है वही उसके लिए खिलौना बन जाती है। खिलौना से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास भी कर सकते हैं। बच्चों खिलौनों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता प्रकट करते हैं और उसका समाधान भी तुरंत ही निकाल लेते हैं। खिलौना बच्चों से उनकी संस्कृति जोड़ने में मदद करता है। बच्चों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहयोग के भाव विकसित होते हैं, जिससे कि नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। अगर हम गुजराती खिलौनों की बात करें तो डिंगली रुई की गुड़िया, कठपुतली का खेल, लकड़ी की गुड़िया, कोलाइडोस्कोप जो कि कार्डबोर्ड और कांच के टुकड़ों से बना होता है, जिससे शायद हम सभी ने काफी बार खेला भी है। कर्नाटक के खिलौनों की बात करें तो नेस्टिंग डॉल्स, लकड़ी की गुड़िया, ये कर्नाटक के प्रमुख खिलौने हैं। हर राज्य के अपने अलग अलग खिलौने हैं और उनकी अलग अलग भाषा है। हम बच्चों को कम लागत के, बिना लागत के तकनीक का प्रयोग कर बच्चों को खिलौना बनाने में दक्ष कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए हम खिलौनों को TLM के माध्यम से कक्षा में ले जाकर वहाँ का वातावरण भयमुक्त और आनंदमय बना सकते हैं। बच्चे स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बच्चे खुद बोलते हैं कि हम खिलौने किस तरह से बनाते हैं और उनसे हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। जिससे कि इस कोर्स में हमने सीखा है कि खेल खिलौनों से आधारित शिक्षण से बच्चे प्रभावशाली संप्रेषण कर पाते हैं। इस माध्यम से शिक्षण सरल और रोचक बन जाता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी काफी अच्छा फर्क पड़ता है। हम बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार हर क्षेत्र में महत्व देकर पढ़ाना सिखाते हैं। खिलौना बनाना एक बहुत ही रुचिपूर्ण कार्य है। ऐसे कार्य हमेशा हमें बच्चों से करवाना चाहिए। खिलौना बनाने में हम बच्चों की मदद अवश्य लेनी चाहिए ताकि उनसे आपसी सहयोग की भावना उसमें बढ़ती है और उन्हें विषय के प्रति रुचि भी लगती है। खिलौने बनाने से बच्चों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता आती है। कागज के खिलौने विद्यालय में बनाए जा सकते हैं। प्रगति में स्थित पेड़, पौधे, पत्तियों से बच्चों को आकृति बनवाएं, जिससे कि बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं। आइए हमारे स्कूल की हमारी शिक्षिका श्रीमती उर्मिला मकवाना मैडम ने ऐसे ही कुछ खिलौने तैयार करे हैं जो कि बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। बच्चे उसे खेलते भी हैं और काफी सीखते भी हैं। मैडम श्रीमती मकवाना।
नमस्कार साथियों। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें तीलियां हैं और तीलियों से हमने आकृति बनाएंगे। देखिए इकाई धाई है और आकृतियां हैं। तो देखिए इसमें बच्चों को क्या आएगा कि मजा आएगा, वो खुद ही तैयार करेंगे, बच्चों की मदद से तैयार करवाया है इसको। तो बच्चा खुद देखेगा, करेगा तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। इसमें देखिए गणितीय आकृतियां भी है, आप देखेंगे आयत, षटभुज, वर्ग, त्रिभुज और देखिए तीलियों के माध्यम से मंडल भी किस तरह से बनाए जाते हैं, वो खेल खेल में इस प्रकार से करेगा। ये चार्ट देखिए आप, इसमें घड़ी बनाई गई है और घड़ी के कांटे हमने जो पाइप स्ट्रॉ रहते हैं उसको यूज करके बनवाया है। और किस प्रकार 5-5 मिनट जो मिनट बच्चे देखते हैं, जैसे 12:05 हुआ तो बच्चे कैसे देखेगा उसको यहाँ समझाया है। 5 × 1 मतलब 5 मिनट हुआ। और जैसे ये बड़ा कांटा 12 पर आया है और ये छोटा कांटा जो मिनट का कांटा है ये 5 पे, तो बच्चा देखेगा कि ये 12 बज के, बच्चों को हम बताएंगे कि 12:05। देखिए 5 इसको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर को देखे बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये दिखेगा 12:10। इसी प्रकार से बच्चों को इसमें देखने में भी अच्छा लगेगा। वो मैं काय को नोट लिखता, डायरेक्ट नहीं लिखता हो जी, सरदारपुर से आया समझ में आएगा। दूसरे रोज आया साहब। आप देखिए माचिस की डिब्बियों से बनाया है ये हमने अंक कार्ड, अंक। और देखिए और इसके अंदर का जो हिस्सा है उसमें एक आगे और एक पीछे के अंक लिखे हैं। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, बीच में 1 दिखाई पड़ रहा है और जैसे ही इसको थोड़ा सा पीछे किया तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। यानी बच्चा 1 के आगे 0 और फिर उसके बाद में 2, आगे के अंक और पीछे के अंक, दोनों अंकों को इसके द्वारा सीख लेगा। इसके पश्चात आप देखिए कि एक आकृति बनाई है हमने, ये उस पर बनाई है, थर्मोकोल शीट पर बनाई है। देखिए ये सुंदर आकृति लगेगी बच्चों को, आकर्षक और लुभावनी। इसमें उनको एक जोकर टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जिसमें गणितीय सारी आकृतियों को हमने इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार की सारी चीजें जब हम हमारी शालाओं में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को इसको सीखने में मजा आएगा और वो बहुत आनंद के साथ सीखेंगे। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता निगम मैडम एवं उर्मिला मकवाने मैडम। राज्य शिक्षा केंद्र की मंशा के अनुरूप आज इस शिक्षक संवाद का आयोजन किया गया। जैसे ये समय बड़ा व्यस्तता का है, हमारे बहुत से साथी चुनाव प्रशिक्षण के लिए निकल चुके हैं या निकलने की तैयारी में है। इसके उपरांत भी 100 से अधिक शिक्षक आज एक शिक्षक संवाद में जुड़े हुए हैं। अब जो हमारे जनशिक्षक साथी जुड़े हुए हैं उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने विद्यालयों में जब भी अनुकूल समय हो शिक्षक संवाद का आयोजन करें और प्रशिक्षण की सीख को विद्यालयों तक ले जाने में मदद करें। आज के इस आयोजन में हमारे जुड़े हमारे डाइट के प्राचार्य श्री अनिल वर्मा जी, हमारे प्रशिक्षण प्रभारी हमारे सहायक प्राध्यापक श्री मनोज शुक्ला जी, जिला शिक्षा केंद्र के ठाकुर साहब भी कुछ देर जुड़े थे वे, और हमारे जितने भी KRP पर्सन जिन्होंने अपने स्कूल में रहकर, अपने विद्यालय में रहकर, जयंती परिहार जी और हमारे बहुत सारे जनशिक्षक जी जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार कि व्यस्त समय में निकले। लेकिन बस ये है कि हम 1.5 घंटे के कार्यक्रम में केवल उन्मुखीकृत कर सकते हैं। सारा कोर्स आपके पास में है, सारा प्रशिक्षण आपके पास में है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें ऑफलाइन है, विद्यालय के बीच में आप हैं, लेकिन इन सबको मिला करके हम सबका उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से हम निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम संकल्प हैं, हम है भी और आगे भी संकल्प करते हैं कि हमारा नया सत्य जो होगा हमारे गुणवत्तापूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही ये आज का शिक्षक संवाद समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।